हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं नासिर अहमद आप सभी का टारगेट विल के इस चैनल पर दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की हमारी इस फर्स्ट लेक्चर में हम बीपीएससी और डी ट्रिपल एसबी के जो इंग्लिश पेपर के जो क्वेश्चंस हैं उनके कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। और ये क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के हैं, तो क्वेश्चंस के साथ साथ हम ये डिस्कस करेंगे कि बीपीएससी और डी ट्रिपल एस बी का सिलेबस क्या है और क्वेश्चंस को पूछने का पैटर्न क्या है। और इन दोनों के साथ साथ हम ये भी डिस्कस करेंगे कि हम आंसर कितनी आसानी से ले सकते हैं, किस तरह से आंसर को समझा जा सकता है, सिलेबस को कितने तरीके से और कितनी जल्दी ख़त्म किया जा सकता है। एक्चुअली ख़त्म एक शब्द जो है ना, वो नेगेटिव वर्ड है। समझना और ख़त्म करना में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो हम यहाँ पर कोर्स को ख़त्म नहीं करेंगे, हम यहाँ पर कोर्स को समझेंगे कि चीज़ें क्यों हो रही हैं, किस लिए हो रही हैं और आंसर्स कैसे लेते हैं। तो दोस्तों, ज़्यादा इधर उधर की बातें ना करते हुए हम अपना वीडियो शुरू करते हैं। ठीक है बच्चे, तो आइए हम अगले स्लाइड पर आते हैं। और देखिए, स्लाइड पर मैंने सबसे पहले ये सिलेबस लिखा है बेटा। पहले तो इस सिलेबस को समझिए। जो बीपीएससी और डी ट्रिपल एस बी का जो सिलेबस है ऑलमोस्ट सेम है, ऑलमोस्ट 100% नहीं, ऐसे माने 90% सेम है। कुछ चीज़ें डिफर हैं, उनको मैं अलग से भी बता दूंगा, लेकिन फ़िलहाल मैं इन दोनों को एक साथ समझा रहा हूँ। तो बेटा जी, पूरे का पूरा पेपर 3 पार्ट में डिवाइड है। ये समझिए, पूरा पेपर 3 पार्ट में डिवाइड है। फर्स्ट ग्रामर, सेकंड वोकेबलरी और तीसरा रीडिंग स्किल। 3 पार्ट के अंदर ये पूरा जो हमारा पेपर है 3 पार्ट में डिवाइड है। और बेटा इन सभी के साथ साथ लॉजिक। बेटा ये ध्यान रखें, पूरी इंग्लिश 2 पार्ट में डिवाइड है। एक तो ग्रामेटिकली सेंटेंस का स्ट्रक्चर ठीक होना चाहिए और दूसरा लॉजिकली। तो इन सभी चीज़ों के साथ साथ लॉजिक, अपना दिमाग लगाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कई बार ग्रामर उतना काम नहीं कर पाता जितना लॉजिक हमें समझा देता है कि इसे ठीक कैसे करना है। तो 100% ग्रामर करके हम लैंग्वेज पर पकड़ नहीं कर सकते। कई जगह हमें लॉजिक भी इस्तेमाल करना पड़ता है, लेकिन ग्रामर और लॉजिक दोनों का कॉम्बिनेशन है। तो बेटा आगे बढ़ता हूँ मैं। तो ग्रामर के अंदर हमारे जो टॉपिक हैं वो टेंस, वॉइस, नरेशन, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, आर्टिकल्स, डिटर्मिनर्स, पार्ट्स ऑफ स्पीच, इवन और भी हैं। और भी टॉपिक हैं, ईटीसी कर लिया, मतलब जनरल ये टॉपिक्स पूछे जाते हैं। वोकेबलरी की बात करें तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, इडियम्स एंड फ्रेजेस, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, होमोनिम्स, स्पेलिंग्स, ये सब वोकेबलरी इन एग्जाम्स के अंदर पूछी जाती है। और बेटा वोकेबलरी के लिए बात बताऊं तो वोकेबलरी को करने का एक तरीका होता है, एक पैटर्न होता है। रूट वर्ड्स, एटिमोलॉजी के ज़रिए हम वोकेबलरी को याद कर सकते हैं, समझ सकते हैं, शब्दों का निर्माण कैसे होता है, इन सब को समझ सकते हैं। वो सब हम डिस्कस करेंगे। और बेटा रीडिंग स्किल, वो एग्जामिनर जानना चाहता है कि जो भी कुछ इंग्लिश में लिखा है, क्या बच्चा उसे इंग्लिश टू इंग्लिश समझ पा रहा है कि नहीं। और इंग्लिश टू इंग्लिश नहीं समझ पा रहा है तो कम से कम इंग्लिश में लिखा है हिंदी में समझ पा रहा है कि नहीं, इतना तो आना ही चाहिए। तो बेटा इस बात को जानने के लिए वो कॉम्प्रीहेंशन पैसेज, क्लोज टेस्ट और सेंटेंस अरेंजमेंट, इनका सहारा लेता है। इन क्वेश्चंस को पुट करके वो स्टूडेंट की इस बात को जान लेता है कि उसका रीडिंग स्किल कितना अच्छा है। ठीक है बेटा, अगर आपको ये बात समझ में आ गई है, अगर ये बात क्लियर हो गई है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं अपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की तरफ। हम आगे बढ़ते हैं। आइए, हाँ जी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड उनका पैटर्न डिस्कस करते हैं। तो बेटा जी, पहला क्वेश्चन हमारी आंखों के सामने है। हियर इट इज, व्हेन यू डू दिस वर्क आई शैल हेल्प यू। जब
तुम अपना काम या यह काम कर लोगे तो आई शैल हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। जब तुम इस काम को निपटा दोगे तो भाई उसके बाद मैं तुम्हारी मदद करूँगा। अगर आपको मेरी मदद चाहिए तो ये काम निपटाना पड़ेगा। तो पता है क्वेश्चन क्या है? कहता है इस सेंटेंस को ढंग से पढ़िए और आइडेंटिफाई द सेंटेंस, और आप ये बताइए जब अपने सेंटेंस यहाँ से लेकर यहाँ तक सेंटेंस पढ़ा तो उसके बाद आप ये एनालाइज कीजिए कि सेंटेंस कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, कंपाउंड सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस है, या फिर ये कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड या सिंपल मोर देन वन, वन से ज़्यादा सेंटेंस है ये, या फिर नन ऑफ दिस, या इन तीनों टाइप में से एक भी टाइप नहीं है। हमें ये समझना है। तो बेटा छोटी छोटी बातें हम छोटे छोटे पॉइंट में इन क्वेश्चंस का आंसर लेने की कोशिश करते हैं और कोशिश कर लेते ही हैं। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की बात करें तो इसमें एक प्रिंसिपल क्लॉज होता है प्लस एक सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है। अगर मैं इसको और अच्छे से समझाऊं तो इसको हम ऐसे कह सकते हैं, इसमें एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है, इसमें एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है और एक डिपेंडेंट क्लॉज होता है। एक इंडिपेंडेंट क्लॉज और डिपेंडेंट क्लॉज, जब ये दो क्लॉज जुड़ते हैं तब जाकर हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनता है। कंपाउंड सेंटेंस की बात करें, इसके अंदर दोनों के दोनों डिपेंडेंट सेंटेंस होते हैं। बेटा दोनों के दोनों डिपेंडेंट, इसके अंदर भी डिपेंडेंट सेंटेंस होगा और इसके अंदर भी डिपेंडेंट सेंटेंस होगा। ठीक है, तो ये जब दो डिपेंडेंट सेंटेंस जुड़ेंगे तब जाकर हमारा कंपाउंड सेंटेंस बनेगा। सिंपल सेंटेंस की अगर हम बात करें तो इसके अंदर एक सब्जेक्ट और एक फाइनाइट वर्ब होना चाहिए। जिसके अंदर एक सब्जेक्ट और एक फाइनाइट वर्ब मिल जाए तो आप समझ लीजिए कि वो हमारा सिंपल सेंटेंस है। तो बेटा अब इसमें देखिए, अगर हम ये बात कहें कि यू और डू, तो हमारा ये जो क्लॉज है यहाँ से लेके यहाँ तक, देखो मैं इसको दोबारा बताता हूँ, ध्यान दीजिए। अब इस सेंटेंस को दोबारा पढ़िए, व्हेन यू डू दिस वर्क। इस क्लॉज के अंदर एक सब्जेक्ट और एक फाइनाइट वर्ब है और इस क्लॉज के अंदर एक सब्जेक्ट और एक फाइनाइट वर्ब है। तो इसके अंदर तो भैया इसमें भी फाइनाइट वर्ब, इसमें भी फाइनाइट वर्ब, ये तो दो होगी, तो दो अलग क्लॉज है, तो मीन्स ये सिंपल सेंटेंस हो नहीं सकता। सिंपल सेंटेंस में एक सब्जेक्ट और एक फाइनाइट वर्ब चाहिए, तो ये सिंपल सेंटेंस है नहीं। अब या तो ये कंपाउंड सेंटेंस है या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। तो बेटा छोटी सी बात, व्हेन यू डू दिस वर्क, जब तुम ये काम कर लोगे तो उसके बाद मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तो इसमें कंडीशन आ गई, कहता है ये हमारा प्रिंसिपल क्लॉज है क्योंकि इससे पहले कंजंक्शन नहीं आ रहा है, और ये हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज है क्योंकि इससे पहले कंजंक्शन आ रहा है। एक पॉइंट तो ये कि इसमें प्रिंसिपल क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज दो आ गए हैं, तो ये हमारा इंडिपेंडेंट क्लॉज है और ये हमारा डिपेंडेंट क्लॉज है। तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि अब ये हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, कंपाउंड नहीं। अब दूसरी तरीके से ये भी समझ सकते हैं, व्हेन यू डू दिस वर्क, ये जो क्लॉज है ये टाइम को बता रहा है, और जो क्लॉज टाइम को बताता है ना वो टाइम क्लॉज एडवर्ब क्लॉज होता है, वो टाइम क्लॉज एडवर्ब क्लॉज होता है। और बेटा जहाँ पर भी एडवर्ब क्लॉज होगा वो भी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस ही होता है। अब देखो आपके दिमाग में कई बातें आ रही होंगी कि सर एक तो ये क्लॉज क्या होता है, सर एडवर्ब कैसे पता चलेगा, सर आप डिपेंडेंट क्लॉज इंडिपेंडेंट क्लॉज बोल रहे हो, ये कैसे पता चलेगा। तो बेटा देखो ये भी वीडियो है, मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस डिस्कस कर रहा हूँ। जो स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं जिनका बेस थोड़ा सा क्लियर है उन्हें एकदम क्लियर हो रहा होगा। जिसे ये सब चीज़ें नहीं आती है तो बेटा हम सिखाएंगे ना सिखाएंगे ना आपको, बने रहें जुड़े रहें, सारी चीज़ें सिखाई जाएंगी। तो मैं तो पिछली साल के जो कुछ क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस कर रहा हूँ जिससे आप ये समझ पाएँ क्वेश्चंस किस तरीके के आते हैं, किस लेवल के आते हैं। ठीक है बच्चे, अगला क्वेश्चन, आई एक्सपेक्ट ही इज ऑनेस्ट। मैं उम्मीद करता हूं कि वो ईमानदार है। तो कहता है कि भाई एक क्लॉज ये है, मतलब एक सेंटेंस है पूरा, और एक सेंटेंस ये है। अब कहता है ज्वाइन द सेंटेंसेस बाय इंफिनिटिव। कहता है कि इन दोनों सेंटेंसेस को जोड़िए, इन दोनों सेंटेंसेस को जोड़िए इन्फिनिटिव से लगाकर। तो इसने जोड़ के दे दिया है। अब दिया है नहीं दिया, क्योंकि दो ऑप्शन तो ये भी हैं कि क्या पता जो ये मांग रहा है वो एक से ज़्यादा में हो, तो हमारा आंसर डी बन सकता है। और भाई इन तीनों में से कोई आंसर नहीं है
तो हमारा आंसर ई होगा। तो अब इन तीनों में से एक आंसर है, पता कैसे चलेगा? तो इसके लिए आपको पहले इन दोनों सेंटेंसेस को एनालाइज करना है, देन आप इस क्वेश्चन को अंडरस्टैंड कीजिए कि पूछ क्या रहा है, डिमांड और सप्लाई। जब तक ये ना पता चले कि क्वेश्चन क्या पुट किया जा रहा है, आंसर देना इम्पॉसिबल है। इंग्लिश में कहावत भी है, अंडरस्टैंडिंग ए क्वेश्चन इज हाफ आंसर। क्वेश्चन को समझ लेना हाफ आंसर के बराबर होता है। चलिए, कि जैसे मान लो कि जैसे हमने आधा आंसर प्राप्त कर लिया अगर हम क्वेश्चन समझ लें, तो क्या कहता है, जॉइन द सेंटेंस बाय यूजिंग इन्फिनेटिव। अब हमें समझ में आना चाहिए कि भाई इन्फिनेटिव होता क्या है। तो बेटा अब ये ध्यान रखें, ये जो V1 है ये भी इन्फिनेटिव होता है, लेकिन इस इन्फिनेटिव को हम बेयर इन्फिनेटिव कहते हैं, इसको कहते हैं बेयर इन्फिनेटिव। फिर एक इन्फिनेटिव जो होता है वो होता है 2 + V1, 2 के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कोई एक्शन वाला वर्ड भी हो सकता है, टू डू, ये टू बी भी हो सकता है, टू हैव भी हो सकता है, इन तीनों में से कोई भी हो सकता है। 2 + V1 इन्फिनेटिव, टू डू, टू बी है, टू और हैव, टू हैव। और बेटा तीसरा पॉइंट ये है, ये तो एक्टिव वॉइस है, तीनों एक्टिव वॉइस हैं। अगर पैसिव वॉइस बनाना है तो हम यूँ भी कह सकते हैं 2B + V3। बेसिकली ये भी इन्फिनेटिव है, 2B + V3। तो ये हमारा ये भी इन्फिनेटिव है। अगर आपको ये बात समझ में आ गई है तो बेटा अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर लिखा है टू ऑनेस्ट, तो टू तो हमारा आ गया प्रेपोजिशन, और ये यहाँ पर जो ऑनेस्ट है वो एडजेक्टिव है। और बेटा इन्फिनेटिव बनाने के लिए टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चाहिए, इन्फिनेटिव बनाने के लिए टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चाहिए, तो फिर यहाँ एडजेक्टिव आ गया, तो ये आंसर हमारा गलत। दूसरा, आई एक्सपेक्ट हिम टू बी ऑनेस्ट, तो यहाँ पर टू बी, तो देखो 2 + V1 तो मतलब टू और बी आ गया, तो ये आंसर हो सकता है। तो भाई एक आंसर तो है, इसे भी देख लो क्या पता हो जाए। नहीं, ये नहीं हो सकता, क्योंकि टू के बाद बी, V1 नहीं है, बेस फॉर्म नहीं है, बल्कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं है बीइंग, बल्कि वर्ब की फोर्थ फॉर्म है, तो इसका मतलब है ये भी आंसर गया। तो हमारा आंसर है बी। क्लियर हुआ बेटा? तो अब हम ये सीखेंगे कि इन्फिनेटिव होते क्या हैं, कैसे पहचानते हैं, वी शैल डिस्कस। और यहाँ पर आप इन सब चीज़ों को अच्छे से जान पाएंगे। बस आपको जो कोर्स दिया जाए उसको ढंग से समझिए, पढ़िए और प्रैक्टिस कीजिए, उसके बाद आंसर डिस्कस कीजिए। जो प्रॉब्लम्स हैं उनको डिस्कस कीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, तो देखिए हमारे पास सेंटेंस है द बॉय विद ब्रोकन हार्ट। उसने, ये हमें एक पूरा सेंटेंस नहीं है ये, बेसिकली ये पूरा सेंटेंस है ही नहीं। द बॉय ये इसने, अगर मैं इसे सब्जेक्ट मान लूँ तो प्रेडिकेट दिया नहीं है कि वर्ब और ऑब्जेक्ट वगैरह कुछ भी नहीं है, वो ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट। बस उसने क्या किया, इस नाउन के साथ एक हमें ग्रुप ऑफ वर्ड्स दे दिया और इस ग्रुप ऑफ वर्ड्स को अंडरलाइन कर दिया। कहता है इसे पढ़ो। अब पढ़ने के बाद अब क्वेश्चन को समझो। देखो उसका क्वेश्चन समझो क्या कहता है, आइडेंटिफाई द करेक्ट क्लॉज और फ्रेज फॉर द अंडरलाइंड पार्ट। कहता है अंडरलाइंड पार्ट के लिए आप बताओ ये कौन सा क्लॉज या कौन सा फ्रेज है। तो ये पूछ रहा है कि क्लॉज ये नाउन क्लॉज है या नाउन फ्रेज है, ये एडजेक्टिव क्लॉज है, एडजेक्टिव फ्रेज है, ये एडवर्ब क्लॉज है या एडवर्ब फ्रेज है। तो अब इतनी सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन इसने हमें 3 ही दिए और उसके बाद 2 ऑप्शन के अगर इनमें से नहीं है तो इन दोनों ऑप्शन में से एक चुनिए। चलिए तो पहले तो हम ये समझते हैं भाई क्लॉज क्या होता है। तो ये मान ले क्लॉज ध्यान दीजिए, शब्दों का समूह, ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ग्रुप ऑफ वर्ड्स में जब सब्जेक्ट और वर्ब, ग्रुप ऑफ वर्ड्स में जब सब्जेक्ट और वर्ब दोनों हों तो वो क्लॉज होता है। शब्दों का ऐसा समूह जिसके अंदर जिसका अपना सब्जेक्ट अपनी वर्ब होती है वो क्लॉज है। फ्रेज क्या होता है बेटा, शब्दों का ऐसा समूह जिसका अपना सब्जेक्ट या अपनी वर्ब नहीं होती। शब्दों का ऐसा समूह जिसका मीनिंग तो है, जिसका खुद का मीनिंग तो है, लेकिन वो उस शब्दों के समूह में अपना सब्जेक्ट अपना वर्ब नहीं है। अगर जैसे मैं कहना चाहूँ, मैं बोल दूँ इन द मॉर्निंग, तब मैंने बोला इन द मॉर्निंग, तो इन द मॉर्निंग समझ में आ गया सुबह।
तो सुबह बोलकर, भाई सुबह में मैं बोलकर ये कहना चाहता हूँ कि कोई भी एक्शन है वो सुबह में हुआ, लेकिन इन द मॉर्निंग में तो ऐसा कुछ क्लियर नहीं है, तो इसका अपना मीनिंग है, कंप्लीट मीनिंग नहीं है। तो शब्दों का ऐसा समूह जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब ना हो वो फ्रेज है, और शब्दों का ऐसा समूह जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब दोनों होते हैं तो वो क्लॉज है। तो अब जरा इसे देखिए, द बॉय विद ब्रोकन हार्ट, द बॉय विद ब्रोकन हार्ट। तो बेटा प्रेपोजिशन के बाद जो भी आता है वो ऑब्जेक्ट बन जाता है, ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखें, क्योंकि प्रेपोजिशन के बाद जो भी लगता है उसे हम प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट कहते हैं। मीन्स प्रेपोजिशन के बाद जो भी कुछ आता है वो ऑब्जेक्ट बन जाता है। तो भाई प्रेपोजिशन के बाद जो भी बनता है वो ऑब्जेक्ट बन जाता है, तो इसका मतलब है इसके अंदर कोई भी सब्जेक्ट या वर्ब है ही नहीं, क्योंकि प्रेपोजिशन के बाद जो आएगा वो ऑब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट होता नहीं। अगर वो सब्जेक्ट नहीं है तो इसका मतलब है इसके अंदर क्लॉज नहीं है। ये विद ब्रोकन हार्ट ये क्लॉज नहीं है। तो अगर ये क्लॉज नहीं है तो क्लॉज और क्लोज इन दोनों जगह लिखा है, तो ये आंसर तो कट गए। तो इसका मतलब है क्लॉज नहीं है, तो इसका मतलब है अब ये फ्रेज है। लेकिन आगे कह रहा क्या पता ये एडजेक्टिव ना हो, तो फिर आंसर तो ये भी चला जाएगा, नन ऑफ दिस हो जाएगा। तो अब हमें समझना है कि ये जो फ्रेज है ये एडजेक्टिव है या नहीं। तो देखो बेटा अब ध्यान देना, ये जो फ्रेज है वो एडजेक्टिव है। पता कैसे चला कि ये एडजेक्टिव है? देखो कैसे पता चला। ये जो द बॉय है, बॉय नाउन है। अब बॉय नाउन है ये हमें कैसे पता चला? बेटा आर्टिकल के बाद नाउन आता है, आर्टिकल ने बताया ये नाउन है, और नाउन को डिस्क्राइब करने वाला वर्ड, नाउन को डिफाइन करने वाला वर्ड, नाउन के मीनिंग में एक्स्ट्रा मीनिंग देने वाला वर्ड एडजेक्टिव होता है। तो मीन्स ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो है ये एडजेक्टिव है, और ये एडजेक्टिव है और इसके अंदर कोई सब्जेक्ट वर्ब नहीं है, तो ये एडजेक्टिव क्लॉज नहीं है, एडजेक्टिव फ्रेज है। तो ये एडजेक्टिव है, तो आंसर होगा हमारा सी। क्लियर हुआ? तो देखो हमने लॉजिकली एक एक बात को समझते हुए आंसर ले लिया। अब जिनका, मैंने फिर बता रहा हूँ, अगर जिनका बेस है उन्हें तो जल्दी से समझ में आ गया होगा, जिनका बेस नहीं है उन्हें लगेगा कि क्या बोल रहे हैं सर, कैसे समझ में आएगा, कैसे करेंगे। बेटा यही सिखाना है, सारी चीज़ें आसान है, कुछ डिफिकल्ट नहीं है। कहते कड़ी से कड़ी जुड़ती है तो जंजीर बन जाती है। आपको एक एक करके जब सारे स्टेप में ये समझाया जाएगा एकदम क्लियर हो जाएगा कि अरे ये तो बड़ा आसान है, देखने में भारी भरकम शब्द लग रहे हैं कि एडजेक्टिव फ्रेज, एडजेक्टिव क्लोज, एडवर्ब फ्रेज, एडवर्ब क्लोज, तो ये देखने में भारी हैं, उठाने में हल्के हैं। समझेंगे तो बहुत ईजी हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं अपना। अगला क्वेश्चन है हमारी आंखों के सामने, पीपल हु पे देयर डेट्स आर ट्रस्टेड। तो देखो बेटा ये सब्जेक्ट है कि वो लोग आर ट्रस्टेड, उन पर विश्वास किया जाता है। किन पर? तो बेटा ये सब्जेक्ट, और ये हमारा प्रेडिकेट। प्रेडिकेट हमेशा वर्ब से शुरू होता है, ठीक है बेटा। सब्जेक्ट की वो डिटेल्स जो वर्ब से शुरू हो वो प्रेडिकेट होता है। तो वो लोग, कौन से लोग? कहते कौन से लोग? हु पे देयर डेट्स, जो अपना कर्ज चुका देते हैं, आर ट्रस्टेड, वो भरोसेमंद होते हैं, उन पर भरोसा किया जाता है। कि वो लोग जो अपना कर्ज चुका देते हैं उन पर भरोसा किया जाता है। अब ये सेंटेंस समझ लिया, आप उसका क्वेश्चन समझो। आइडेंटिफाई द करेक्ट क्लॉज और फ्रेज। सेम क्वेश्चन, अलग सेंटेंस में सेम क्वेश्चन, जो पहले पूछा क्वेश्चन नंबर 3 में किया, वही क्वेश्चन यहाँ पर है कि जो अंडरलाइंड पार्ट है इसके अंदर हमें ये पहचानना है कि ये फ्रेज या क्लॉज कौन सा फ्रेज है, कौन सा क्लॉज है। एडजेक्टिव फ्रेज है, एडजेक्टिव क्लॉज है, एडवर्ब फ्रेज है, एडवर्ब क्लॉज है। वैसे नाउन फ्रेज, नाउन क्लॉज भी होता है, लेकिन इसने अभी नाउन को लिया नहीं है इसमें, तो फिलहाल एडजेक्टिव एडवर्ब ही समझते हैं। आइए समझते हैं। अब क्लॉज तो मैंने समझा दिया आपको, शब्दों का वो समूह जिसके अंदर अपना सब्जेक्ट और अपनी वर्ब होती है वो क्लॉज। फ्रेज क्या हुआ? शब्दों का ऐसा समूह जिसके अंदर सब्जेक्ट और वर्ब दोनों में से एक भी नहीं, अपना मीनिंग होता है लेकिन सब्जेक्ट वर्ब नहीं होता, तो फ्रेज होता है। अब जरा इधर देखें, वो लोग, कौन से लोग? जो अपना कर्ज चुकाते हैं। तो बेटा पीपल कौन? वो तो ये जो पीपल है वही हु है, तो पीपल सब्जेक्ट है तो हु भी सब्जेक्ट है। इसे हम रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं।
तो ये सब्जेक्ट है, क्योंकि प्रोनाउन सब्जेक्ट का काम करते हैं या ऑब्जेक्ट का काम करते हैं, तो यहाँ पर हु सब्जेक्ट है और पे बेटा हमारी वर्ब है। तो अब बेटा अब ज़रा देखो, जो अंडरलाइंड सेक्शन है, ये जो अंडरलाइंड सेक्शन है हमारा, इसके अंदर इसका अपना सब्जेक्ट अपनी वर्ब है, तो इसका मतलब है ये क्लॉज है। और अगर ये क्लॉज है तो बेटा जहाँ जहाँ फ्रेज दे रखा है वो तो कट गए। तो बेटा एक ये भी तरीका है एलिमिनेट करने का। जब हमें सही आंसर ना पता हो, जब हमें सही आंसर ना पता हो तो गलत काटते हुए चलो। कहते जब बहुत दूर तक नज़र ना आ रहा हो, धुंध है, बहुत दूर तक नज़र ना आ रहा हो, काफ़ी धुंध है, तो आप उतना चलो जितना नज़र आ रहा है। जब आप आगे बढ़ेंगे तो आगे का फिर नज़र आने लगेगा। समझ रहे बात को? हमें इतना समझ में आ गया भैया कि हु पे ये क्लॉज तो है। अब ये क्लॉज है तो इसका मतलब है कि फ्रेज वाले आंसर गए। तो अब ये कहता है कि भाई क्लॉज तो है, लेकिन अब ये समझना है कि एडजेक्टिव है या एडवर्ब है। तो बेटा हु पेयर देयर डेट्स, हु पे देयर डेट्स, तो अपने डेट्स जो अपना कर्ज जो चुका देते, तो कौन चुकाते हैं? पीपल। पीपल सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट का काम नाउन प्रोनाउन करता है। तो बेटा पीपल इस वक्त नाउन है, और जो नाउन है तो नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है, तो बेटा जी ये एडजेक्टिव। ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है, पीपल को, पीपल को डिफाइन कर रहा है। कौन लोग? जो अपना कर्ज चुका देते हैं, तो मीन्स ये एडजेक्टिव है। तो एडजेक्टिव को डिस्क्राइब करने वाला वर्ड, सॉरी नाउन को डिस्क्राइब करने वाला वर्ड एडजेक्टिव, तो आंसर हो जाएगा ए। ठीक है बच्चे? देखो बेटा हर कोई भी चीज़ हवाओं में नहीं है, हर किसी चीज़ के पीछे कारण है, लॉजिक है, तथ्य है, कॉन्सेप्ट्स है, अंडरस्टैंडिंग है, उन्हें समझे। अब देखो एरर्स भी पूछता है हमसे। अब एक बात दिमाग में रख लो, जहां पर भी उसने अगर एरर पूछे हैं ना, अगर उसने कहीं पर भी एरर पूछे हैं, तो एक बात समझ लो कि फिर ग्रामर का कोई भी सेक्शन हो सकता है, मतलब पूरा पार्ट्स ऑफ स्पीच, कुछ भी हो सकता है। अगर उसने ब्लैंक एरर सेंटेंस इंप्रूवमेंट पूछ रहा है, तो इसका मतलब है कुछ भी हो सकता है, कोई पर्टिकुलर टॉपिक नहीं होगा, कोई भी टॉपिक हो सकता है। चलिए अब आंसर लेते हैं। डिस्ट्रीब्यूट दीज मैंगोज बिटवीन ऑल द 50 स्टूडेंट्स। कहता है भाई बांट दो ये सारे आम, जितने भी 50 विद्यार्थी हैं सभी में बांट दीजिए। अब यहाँ पर हमने देखा कि बात कर रहा है 50 स्टूडेंट्स की, लेकिन 50 स्टूडेंट्स को डिस्क्राइब करने के लिए, इस 50 स्टूडेंट्स जो नाउन है उसको डिस्क्राइब करने के लिए उसने क्या लिया? बिटवीन। किन के बीच में बांटो? 50 विद्यार्थी। लेकिन बेटा बिटवीन जो लगता है वो लगता है फॉर, बिटवीन जो लगता है फॉर टू पीपीटी। पीपीटी स्टैंड्स फॉर पर्सन प्लेस एंड थिंग। दो पर्सन प्लेस और थिंग्स के बीच में बात हो तो बिटवीन लगता है, और दो से ज़्यादा की बात हो तो हम अमंग लगाते हैं या अमंगस्ट लगाते हैं। तो या तो हम अमंग लगाते हैं या अमंगस्ट लगाते हैं, लेकिन अमंग और अमंगस्ट में भी फ़र्क है। ये तो कहता है अमंग या अमंगस्ट, इन दोनों में से एक लगाते हैं जब दो से ज़्यादा हो। तो बेटा अमंग हम तब लगाते हैं जब हमारा कॉन्सोनेंट साउंडिंग वर्ड हो। इस प्रेपोजिशन के बाद जो वर्ड है अगर वो कॉन्सोनेंट साउंडिंग वर्ड है तो आप अमंग लगाओ। लेकिन अगर कॉन्सोनेंट साउंडिंग वर्ड है या फिर वोवेल साउंडिंग वर्ड है, तो कॉन्सोनेंट साउंडिंग वर्ड हो या वोवेल साउंडिंग वर्ड हो तो अमंग्स लगाते हैं। तो देखिए ये ओल दे रखा है यहाँ, अगर यहाँ ओल दे रखा है तो यहाँ हम बिटवीन, देखो बिटवीन तो दो के लिए लगता है, 50 की बात है तो बिटवीन तो कट ही गया, ये तो आना ही नहीं। अब अमंग लगाएं या अमंगस्ट, तो बेटा अमंग भी नहीं लग सकता, क्योंकि अमंग सिर्फ कॉन्सोनेंट साउंडिंग वर्ड्स के साथ लगता है, और अमंगस्ट जो लगता है कॉन्सोनेंट साउंडिंग वर्ड्स और वोवेल साउंडिंग वर्ड्स दोनों के साथ लगता है। तो यहाँ पर हमारा एप्रोप्रिएट आंसर होगा अमंगस्ट। लेकिन मॉडर्न इंग्लिश में मैं आपको जनरली बात बताऊं, मॉडर्न इंग्लिश के अंदर हम अमंग का ही यूज़ करते हैं, अमंगस्ट का नहीं। लेकिन मैंने ट्रेडिशनल इंग्लिश जो हमारा पहले से चलता हुआ आ रहा है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बताया, तो एप्रोप्रिएट आंसर हमारा अमंगस्ट। ठीक है बच्चे, अब ये भी बात क्लियर हुई, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हियर इट इज। बताइए क्या एरर होगा, देखिए। तो देखिए बेटा कुछ चीज़ें होती हैं जो सुपरफ्लूस होती हैं, रिपीटिशन अलाउड नहीं है इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर। आप जैसे हमने कहा राम इज़ ए गुड बॉय, फुल स्टॉप के बाद आप कहते हैं राम इज़ वेरी इंटेलिजेंट, तो आपने राम और राम रिपीट कर दिया, तो रिपीटिशन अलाउड नहीं, सेंटेंस गलत नहीं होता। लेकिन
रिपीटिशन कई जगह गलत कर देती है सेंटेंस को, और कई जगह ऑड हो जाता है सेंटेंस, तो हमें राम और राम की जगह ही करना पड़ेगा। एक बार राम लिखा, दूसरी बार उसके लिए हमने ही प्रोनाउन लगाना पड़ेगा। तो रिपीटिशन किसी भी अवस्था में अलाउड नहीं है, ये ध्यान रखें। तो यहाँ पर रिपीट हो गया बेटा। ये जो अनलेस है ना, ये अनलेस जो शब्द है ये इफ प्लस नोट से बना, यदि नहीं। इफ प्लस नोट इज इक्वल टू अनलेस, तो अनलेस में नोट ऑलरेडी है, तो फिर अलग से हमने नोट डोंट क्यों लगाया, डोंट क्यों लगाया, तो फिर से हटाना पड़ेगा, तो ये सुपरफ्लूस हो गया। तो क्योंकि ये जो मना कर रहा है, ये वर्क, हार्ड वर्क को मना कर रहा है कि भाई अगर हार्ड वर्क नहीं किया जाएगा, तो ये भी इसी को मना कर रहा है और अनलेस भी इसी को मना कर रहा है। तो ये दोनों नोट इसी को डिस्क्राइब कर रहे हैं, इसी को मना कर रहे हैं, तो इसलिए ये सुपरफ्लूस हो गया। तो यहाँ से हमें डोंट हटाना पड़ेगा, तो एरर होगा ए में, सुपरफ्लूस। ठीक है बेटा, ये देख लो प्रीवियस ईयर में कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो मैं बता रहा हूँ ये मैं कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कंजंक्शन एरर है, ये कंजंक्शन वाला एरर हो गया, और सुपरफ्लूस वाला एरर भी हो गया, और कहें तो वर्ब एरर भी है। कंजंक्शन, वर्ब, सुपरफ्लूस, कई चीज़ें जुड़ गई हैं। चलिए, ये बात समझ में आई, तो अगला क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हियर इट इज। शी डैश अलोन इन द सिटी फॉर ऑलमोस्ट ए डिकेड नाउ। तो कहता है इसके अंदर आप पास परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस लगाओ। कह रहा है पास परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, तो तीनों में देखो, अगर इन तीनों में पास परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है, इसमें या इसमें, तो आंसर है, और अगर नहीं है तो फिर इन दोनों में आंसर होगा। तो पास परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, तो देखो बेटा, हैज से पता चला प्रेजेंट, ये कह रहा है हमें पास्ट चाहिए, तो ये गया। ये कह रहा है हमारा हैड पास्ट, परफेक्ट होता है वर्ब की थर्ड फॉर्म बीन, कॉन्टिन्यूस होता है V4, तो बेटा जी लिविंग V4, तो ये रहा हमारा आंसर। बाकी ये पास्ट कॉन्टिन्यूस तो है, ये जो सी है वो पास्ट है और कॉन्टिन्यूस है। सी जो है पास्ट और कॉन्टिन्यूस दोनों है, सी जो है पास्ट कॉन्टिन्यूस, लेकिन इसके अंदर परफेक्ट नहीं है, तो आंसर हो जाएगा हमारा बी। क्लियर हुआ बेटा, आंसर बन जाएगा हमारा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ, द मिसस्पेल वर्ड इन द फॉलोइंग इज। अब तो यहाँ से देखो हम बताना चाहते हैं कि बेटा इसके अंदर स्पेलिंग्स भी पूछता है, इसमें स्पेलिंग्स भी पूछता है। तो इररिप्रेसिबल, तो जो कहता है इररिप्रेसिबल जो वर्ड है, ये अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब होता है फुल ऑफ एनर्जी, इसका मतलब होता है फुल ऑफ एनर्जी, ऊर्जा से भरा हुआ जिंदा दिल इंसान। जो आजकल के विद्यार्थी होते हैं ना, तो जो आजकल मतलब विद्यार्थी होते तो फुल ऑफ एनर्जी होता ही है कि दुनिया में क्या कर दें क्या नहीं कर दें, फुल ऑफ एनर्जी, तो ये हमारा बिल्कुल ठीक है। अगला अगर हम बात कर रहे हैं ब्यूरोक्रेसी, ये गलत है बेटा। ब्यूरोक्रेसी की जो नौकरशाही होता है, इसकी जो स्पेलिंग होगी BUREAUCRACY, तो ये है नौकरशाही, तो एक तो ये गलत है। दूसरा प्यूसिलेनिमिटी, प्यूसिलेनिमिटी जो होता है ना, इसकी स्पेलिंग गलत है। डबल एस नहीं आता, डबल एल आता है। इसकी सही स्पेलिंग होगी PUSIAANIMITY, प्यूसिलेनिमिटी, प्यूसिलेनिमिटी। तो इसका मतलब होता है कावर्ड, कायरता। जब इंसान कायर होता है तो उसे हम प्यूसिलेनिमिटी कहते हैं। समटाइम्स वर्ड्स आगे पीछे हो जाते हैं। तो बेटा आंसर हमारे जो ये दोनों आंसर हैं, बी और सी, ब्यूरोक्रेसी और प्यूसिलेनिमिटी, ये दोनों गलत हैं। तो ये दोनों गलत हैं, तो मोर देन वन ऑफ द अबव, तो इसमें से दो आंसर गलत हैं, तो आंसर हमारा डी हो जाएगा। ठीक है बच्चे, अगर आपको ये बात समझ में आई तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, ये देख लो पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है, पूछने का तरीका क्या है, आंसर देने का तरीका क्या है। कहता है ए पर्सन हु इज बैड इन ए स्पेलिंग इज नोन। तो पता है यहाँ पे क्या पूछा है हमसे, यहाँ पे पूछा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। यहाँ पर हमसे पूछा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, कि तो जो स्पेलिंग में बहुत बैड होता है, ख़राब होता है, उसे क्या कहते हैं। तो देखो एक एक करके मीनिंग देख लेते हैं। फिलोजीनियस, तो बेटा इसके अंदर फिल आया, फिल मतलब होता है लव, और इसके अंदर वर्ड आया गाइने,
गायने मतलब फीमेल के लिए लगता है। आईएसटी पर्सन, वो पर्सन जो औरतों से प्यार करता है, तो इसे कहते हैं वुमन लवर, जो और वन हु लव्स वुमन, ऐसे कह सकते हैं वन हु लव्स वुमन, जो औरतों से प्यार करता है, उनके भले के लिए सोचता है, तो ऐसे इंसान को हम फिलोजिनिस्ट कहते हैं। फोनोलॉजिस्ट, बेटा फोनोलॉजी होता है ध्वनि शास्त्र, कि फोनोलॉजिस्ट एक ऐसा इंसान होता है जो स्टडी करता है साउंड की, कि लैंग्वेज में जो साउंड्स हैं किस प्रकार से यूज़ होते हैं, साउंड का इस्तेमाल कैसे किया जाता है, ऐसे इंसान को हम फोनोलॉजिस्ट कहते हैं। तो मीन्स ये दोनों तो आंसर नहीं है, वो तो ये पूछ रहा है जिसकी स्पेलिंग गलत होती है उसे क्या कहते हैं, तो ये दोनों नहीं है। तो बेटा जी आंसर है हमारा सी, कैकोग्राफिस्ट। कैको का मतलब होता है अगली, बदसूरत, और ग्राफी मतलब राइटिंग। आईएसटी पर्सन, वो पर्सन जिसकी राइटिंग बड़ी ख़राब होती है उसे कहते हैं हम कैकोग्राफिस्ट, और जिसकी राइटिंग बड़ी अच्छी होती है उसे क्या कहते हैं हम, कैलीग्राफिस्ट। तो कैली का मतलब होता है ब्यूटीफुल, कैलीग्राफिस्ट। तो कैलीग्राफी जो होता है वो खूबसूरत हैंड राइटिंग होती है, तो आंसर हो जाएगा सी। क्लियर है बच्चे? अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर है ये, द टर्म क्विंक्वेनियल, क्विंक्वेनियल जो टर्म है वो किसके लिए आया है? हैपनिंग इन 4 ईयर्स, जो 4 साल में एक बार होता है ना बेटा, देखें जो 4 साल में एक बार हो, हैपनिंग इन 4 ईयर्स। हैपनिंग इन 6 ईयर्स, जो 6 साल में एक बार हो। हैपनिंग इन 7 ईयर्स, जो 7 साल में एक बार हो। तो बेटा आपके लिए छोटी सी बात बता दूं, जो क्विंक होता है वो 5 के लिए लगता है। क्विंक का मतलब होता है 5, जो 5 साल में एक बार हो, है ना, तो उसे हम कहते हैं क्विंक्वेनियल। तो इसका मतलब है इन, ये तो 4 साल में, ये 6 साल में, ये 7 साल में। तो जो 4 साल में एक बार होता है ना, तो वो क्वार्टर सुना है ना, क्वार्टर, तो क्वार्टर से बना क्वाड्रेनियल, जो 4 साल में होता है उसे क्वाड्रेनियल कहते हैं। हैपनिंग इन 6 ईयर्स, तो जो 6 साल में एक बार होता है उसे कहते हैं हेक्सेनियल। हैपनिंग इन 7 ईयर, जो 7 साल में एक बार होता है उसे कहते हैं सेप्टेनियल। तो अब यहाँ पर तो 7 साल वाला है ना, कि यहाँ पर ये 6 साल वाला है, यहाँ पर वो बता रहा है 4 साल, लेकिन यहाँ पर होता है क्विंक्वेनियल जो होता है जो 5 साल में एक बार हो, तो उसे क्विंक्वेनियल इवेंट्स कहते हैं। तो इनमें से कोई भी नहीं है, तो आंसर होगा ई, नन ऑफ दीस। ठीक है बच्चे, आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर, ही एनक्वायर्ड वेदर हिज नेम वाज नोट अहमद। मीन्स यहाँ से हमें ये समझ में आता है कि क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है, क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है वो नरेशन से पूछा जा रहा है। तो देख लो बेटा जी, सिलेबस नरेशन पूछा गया है, जो नरेटर के ऊपर बेस्ड ऑन होता है, पूरे का पूरा नरेशन नरेटर के ऊपर बेस्ड ऑन होता है। तो ये ऑलरेडी हमारी इनडायरेक्ट स्पीच है, हमें डायरेक्ट स्पीच बनानी, मतलब ये आंसर हमें क्वेश्चन बनाना है कि आंसर दे दिया, इसका क्या क्वेश्चन होगा। तो ही एनक्वायर्ड वेदर हिज नेम वाज नोट अहमद, तो एनक्वायर्ड से पता चला और वेदर से पता चला कि ये सेंटेंस हमारा इंटेरोगेटिव आना चाहिए। तो भाई इंक्वायर्ड को कर दिया उसने, ही सेड टू हिम, ही सेड टू हिम को ही इंक्वायर्ड कर सकते हैं, ही सेड टू हिम, ही सेड टू हिम, इनमें से तो कोई दिक्कत नहीं। अब बेटा अगर वेदर या इफ़ या वेदर से को एज ए कंजंक्शन यूज़ किया जाए नरेशन के अंदर, तो इसका मतलब है सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से शुरू हुआ होगा। तो ये भी हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है, ये भी हेल्पिंग वर्ब से, ये भी हेल्पिंग वर्ब से, बहुत बढ़िया, तो कोई यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये असर्टिव सेंटेंस है, असर्टिव सेंटेंस है तो सब्जेक्ट के बाद वर्ब लगी, सब्जेक्ट के बाद वर्ब लगी। लेकिन जब इंटेरोगेटिव बनाएंगे तो वर्ब पहले और सब्जेक्ट बाद में होगा। तो हम इंटेरोगेटिव बनाएंगे वर्ब पहले और सब्जेक्ट बाद में, तो ये रहा सब्जेक्ट, ये रही वर्ब, तो इसके बीच में नोट क्या कर रहा है, तो ये गलत, ये गलत, तो हमारा ए गलत। यही प्रॉब्लम यहाँ है, ये रहा हमारा, ये वर्ब पहले और सब्जेक्ट बाद में, वर्ब पहले आगे सब्जेक्ट बाद में, तो फिर इसके बीच में नोट क्या कर रहा है, तो वर्ब के बाद तो सब्जेक्ट आना चाहिए इंटेरोगेटिव में, तो ये दोनों गलत। यहाँ देखें तो यहाँ पर है वर्ब पहले और सब्जेक्ट बाद में नोट अहमद, तो फिर इसका आंसर ये बनेगा, तो आंसर हो जाएगा हमारा सी। तो बेटा जी इससे ये पता चलता है कि नरेशन के भी क्वेश्चंस पूछता है, तो हमें नरेशन भी करना पड़ेगा, हमें नरेशन भी समझना पड़ेगा। तो ये कम शब्दों में
कम समय में लॉजिकल बातें, पूरी ग्रामर हमें समझ में आ जाए, जो जो एग्ज़ाम में पूछी जाती है, वो आपको पूरा कोर्स दिया जाएगा, समझाया जाएगा, आपसे डिस्कस किया जाएगा। ठीक है बेटा, देखिए बेटा, अगला है टू बी एट सी। तो बेटा जी ये ईडियम्स एंड फ्रेजेस, हमारे एग्ज़ाम में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस के साथ साथ ईडियम्स एंड फ्रेजेस भी आते हैं। तो टू बी एट सी मतलब, इसका मतलब होता है दुविधा में होना, संकट में होना, निश्चित ना होना, कंफ्यूज होना कि क्या करें क्या ना करें। तो इसका आंसर हो जाएगा कंफ्यूज्ड। तो ईडियम्स एंड फ्रेजेस को सीखते कैसे हैं, इनको कैसे याद रखा जाए, क्योंकि वोकेबलरी लर्न करना दिक्कत नहीं है भाई। स्टूडेंट की प्रॉब्लम वोकेबलरी लर्न करना दिक्कत नहीं है, दिक्कत ये कि लर्न कर लें तो भूले ना लर्न करें तो भूले ना। तो उसके लिए क्या बताया जाए, उसी बात के लिए क्लास है बेटा सारी, यही बातें सिखाई जाएंगी कि वोकेबलरी को याद करें और भूले ना, याद रहे कैसे पता चलेगा, इसको भी डिस्कस करेंगे। चलिए आइए, ही हैज़ बीन इल डैश डैश ट्यूसडे। तो फॉर ट्यूसडे, ऑन ट्यूसडे, इन ट्यूसडे, अगर हम तीनों की बात करें, ये तीनों के तीनों प्रेपोजिशन है। तो मतलब इस ब्लैंक के अंदर प्रेपोजिशन, तो प्रेपोजिशन भी पूछता है, मतलब पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, सारी चीज़ें पूछता है, वो सब करना पड़ेगा। चलिए, अगर ये बात समझ में आई तो ये बताऊँ, जो ट्यूसडे है ना, ये पॉइंट ऑफ टाइम है। पॉइंट ऑफ टाइम होता है निश्चित समय, फिक्स्ड टाइम, जो ना बदले। निश्चित समय, फिक्स्ड टाइम, जो ना बदले। जैसे मैं कहता हूँ कि कोई ट्यूसडे से बीमार है, तो हम वेंसडे को क्या बोलेंगे, वो ट्यूसडे से बीमार है। थर्सडे को क्या बोलेंगे, वो ट्यूसडे से बीमार है। सैटरडे को क्या बोलेंगे, ट्यूसडे से बीमार है। क्यों? क्योंकि अब जो ट्यूसडे को वो बीमारी उसकी शुरू हुई, तो ट्यूसडे से शुरू हुई और वो लगातार है, तो टाइम आगे बढ़ रहा है। लेकिन हम बार बार यही कह रहे हैं, ट्यूसडे से, ट्यूसडे से, ट्यूसडे से, टाइम आगे बढ़ रहा है, लेकिन ट्यूसडे नहीं बदल रहा। जो बदल नहीं रहा इसलिए फिक्स्ड है, उसी को पॉइंट ऑफ टाइम कहते हैं। और पॉइंट ऑफ टाइम के साथ सिंस लगाते हैं, सिंस पॉइंट ऑफ टाइम होता है। और इन तीनों प्रेपोजिशन में कोई भी पॉइंट ऑफ टाइम नहीं है, तो आंसर हो जाएगा नन ऑफ द अबव। ठीक है बच्चे, आंसर होगा नन ऑफ द अबव। अगर आपको ये बात समझ में आ गई है तो बेटा अगला और आज के लिए लास्ट क्वेश्चन, फिर अगली वीडियो में मिलेंगे। तो इसका आंसर लेते हैं, शी राइट्स डैश ए पेन। तो देखो इसमें भी इसने प्रेपोजिशन ही पूछा है। जब हम कोई काम किसी इंस्ट्रूमेंट के साथ करते हैं, जैसे शी इंजर्ड मी विद ए नाइफ, कि शी ने मुझे चाकू से मुझे घायल किया। तो जब घायल करने के लिए उसने किस चीज़ का सहारा लिया, चाकू, नाइफ। जब किसी काम को करने के लिए हमें ऐसे किसी इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत पड़ती है, तो जब हमें इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत पड़ती है किसी काम को करने के लिए, तो उस इंस्ट्रूमेंट से पहले, उस नॉन लिविंग थिंग से पहले हमें विथ लगाना होता है। और इन तीनों में विथ जो है वो क्या कहते हैं, ए में है, तो आंसर हो जाएगा ए। तो दैट्स इट, आज के लिए बेटा क्लास इतनी। मिलते हैं हम अगली वीडियो में और डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस, जिससे हमें क्वेश्चन करने का तरीका, क्वेश्चन जो पूछे गए हैं उनका पैटर्न, और फिर क्वेश्चंस को कैसे का आंसर कैसे लिया जाता है, ये सब डिस्कस करेंगे हम अगली वीडियो में भी। तब तक के लिए बने रहें, जुड़े रहें, देखते रहें। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो टारगेट विल ऐप को, टारगेट विल चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके अंदर दी हुई वीडियोस को देखते रहें। थैंक यू, बाय बाय।